जॉन राइट को इंतहाई अहम फाइलें मिल गई थी। ये फाइलें इसके लिए बाइस मुसर्रत भी थी और बाइस हैरत भी। पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के पसमानदा मुल्क में इसने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ इतने ज़्यादा मादनी ज़खायर मौजूद होंगे। पाकिस्तान के दो सूबे बलूचिस्तान और पंजाब तवानाई के गढ़ हैं और यहाँ इतने वफर मिकदार में कुदरती ज़खायर मौजूद हैं कि जॉन राइट को यकीन नहीं हो रहा था। इसे पाकिस्तानी कौम पर तरस आने लगा था, जो इतने ज़रखेज़ मुल्क के बाशिंदे होने के बावजूद तीसरे दर्जे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। इसे हुक्मरानों पर हैरानी हो रही थी। पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार हमेशा हाथों में कशकोलिए दूसरे ममालिक के पीछे फिरते हैं, जबकि इनकी झोली में कुदरत ने इतना कुछ डाल रखा है कि अगर वो कौम मुल्क के मुखलिस हों तो सूरत हाल उलट हो। दूसरे ममालिक इनके पीछे घूमें, खुसूसन तेलो गैस के लिए। जॉन राइट ने कई दिनों तक इन फाइलों पर काम किया था। इन फाइलों में एक फाइल ऐसी भी थी जिसने इसको नई सोच बख्शी थी। इसने थॉमस को भेजने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लान बी और आपकी खिदमत में पेश की जा रही है जासूसी कहानी आखिरी हथियार किस्त नंबर 34। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दुनिया में रूनमा होने वाली इन तब्दीलियों का 90% मुहर्रिक इक्तिसादी अमल होता है। तारीख़ ने हमेशा तबक़ाती हेर फेर से ही आगे को जस्त ली है। कुर्रा अर्ज़ के सारे बाशिंदों में कुछ खसलतें मुश्तरका होती हैं। हर मुल्क के गरीब और मजलूम तबके हमेशा सरमायादारों के जुल्म की चक्की में पिसते हैं, मगर ये मजलूम तबके भी बर्दाश्त की एक हद रखते हैं। जब बात इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब वो एक नई तब्दीली की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं। ये तब्दीली इन्हें किसी की तवज्जो से मिले तो इसे खुश आमदीद कहकर गले लगाते हैं, और अगर बीच की कोई कड़ी इनके हाथ ना आए तो ये खुद जिदोजहद का आगाज़ करते हैं। क्योंकि मुआशरे में दो ही तबके होते हैं, अमीर और गरीब। बाज़ दफ़ा हम इन तबक़ात के लिए ज़ालिम व मज़लूम की इस्लाह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर जब खुद को खुदा समझने लगते हैं तो इनके मुज़ालिम बढ़ जाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में कुछ ऐसी सूरत हाल है। लोग गोमगू की कैफियत में ज़िंदगी बस कर रहे हैं। ये महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार हैं। दूसरी अहम बात कि इनमें कौम परस्तों की कमी नहीं। कुछ लीडरान हुकूमत वक्त से नाराज़ है और कुछ लीडरों से हुकूमत खाइफ है। इस तरह देखा जाए तो तवानाई से माला माल और गवादर पोर्ट के हामिल ये सूबा टेढ़े मेढ़े अंदाज में तारीख रकम कर रहा है। अगर हम यहाँ मजलूम और जालिम की कड़ी लड़ाई में तीसरे फरीक की हैसियत से अमल दखल करें तो कुदरती ज़खायर से मालामाल ये सूबा हमारी गोद में पके हुए फल की तरह गिर सकता है। जॉन राइट ने साथ ही अपने मिशन का अगला प्लान भी लिख दिया था। थॉमस ने इस रिपोर्ट का जवाब चंद दिनों में ही दे दिया था। थॉमस ने इसकी रिपोर्ट हुक्काम बाला को पहुँचाई थी, जिसे बहुत सराहा गया था। थॉमस ने इससे बताया कि आला सतह की मीटिंग में फैसला किया गया है कि तुम्हारे साथ रा के माइनास एजेंट को इस मिशन पर भेजा जाए, इसलिए आप लोगों को जल्द इनकी खेप पहुंचा दी जाएगी। जोसेफ की तरह जॉन राइट ने भी रा के आदमियों की मुखालफत की थी, मगर थॉमस ने दलील से इसे खामोश कर दिया था। पाकिस्तान के माहौल, रंगो नस्ल और हमारी मुताबिकत और इनके कल्चर और सकाफत में ढलना बहुत मुश्किल होता है, जबकि इंडियन लोग बहुत जल्द इनमें घुल मिल जाते हैं। ये मुकामी लोगों की खिदमात हासिल करते हैं और अपनी सरगर्मियाँ बआसानी जारी रख सकते हैं। दूसरी अहम बात, एशिया में हमें अगर हुक्मरानी करनी है तो इंडिया हमारी जेब में होना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान इंडिया का नज़रियाती और अज़ली हरीफ है। ये एक दूसरे से दोस्ती की कितनी भी पींगे बढ़ा ले, इनके अंदर से कीना और बुग़्ज़ ख़त्म नहीं होता। और फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है जॉन राइट, हमें अपना मकसद पाना है और जिस तरह भी मिले वेलकम। जॉन राइट को बहरहाल थॉमस की बात मानना पड़ी, इसलिए कि ये इसके बड़ों का फ़ैसला था, जिसकी वजह आवरी इसके फ़राइज़ में शामिल थी। एक हफ्ते बाद इसके साथ रा के 10 मर्द हजरात और 3 लड़कियां मीटिंग कर रही थी। शेख मुनीर बुरूज के सामने हार मान चुका था। जब इसने बोलना शुरू किया तो फिर इसके अंदर का सारा सच बाहर उगल दिया। इसने सरजी के रूबरू बहुत से अहम इंकिशाफात किए थे। पाकिस्तान में मजहबी फ़िरक़ों का बारीक बीनी से तनकीदी मुताला करके इनमें से मनफी मवाद को छांटा जाता है। हर फ़िरक़े के इन उलमा को भी परखा जाता है जो जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाते और बिला सोचे समझे मजहबी तहफ़्फ़ुज़ के फरीज़े में इंतशार और कत्ल व गारत का सबब बनते हैं। इनके फ़िरक़ों से छांटा गया तनकीदी मवाद दूसरे तक ऐसे पहुँचा दिया जाता है कि ये मुखालिफ फ़िरक़े की कारस्तानी लगती है। इसका हमें हस्बे मंशा नतीजा मिलता है। जवाबन कार्रवाई होती है। दोनों फ़िरक़ों के दरमियान बढ़ती हुई चपकलश से फ़ायदा उठाते हुए किसी एक फ़िरक़े की मोतबर शख्सियत या जय्यद आलिम को कत्ल करा दिया जाता है। नतीजे में नफ़रत की आग मज़ीद भड़क उठती है, जो एक शहर से दूसरे और तीसरे से तीसरे शहर तक पहुँच जाती है। इस तरह एक ही जगह बैठकर हम पूरे मुल्क को आग की भट्टी में जलता देखते हैं। फ़िरका वाराना कार्रवाइयों में इजाफे और अहले इस्लाम की कुरान और सुन्नत से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं।
प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ बतंगड़बाज, नामनहाद मजहबी स्कॉलर, मुख्तलिफ NGOs, इंसानी हकूक़ के नाम पर बनाई गई कुछ तंजीमें और चंद दीगर ज़राए से ऐसा मवाद फैलाया जाता है जिससे ना सिर्फ फ़िरका वारियत की राह हमवार होती है बल्कि एक आम शख्स के एहसासात, रुझानात और नज़रियात बजाय मजहबी कालिब में ढलने के सेकुलर और लिबरल बन जाते हैं। यूँ वो यहूदियों की पैदा करदा जमहूरियत में ही अपनी बका समझते हैं। कभी खिलाफत उस्मानिया या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं करते। शेख मुनीर सांस लेने के लिए रुका और फिर गोया हुआ। जन, ज़र और ज़मीन की तकून का इस्तेमाल ज़हीन व फ़हीम दुश्मनान पाकिस्तान ने जिस कदर यहाँ किया है शायद ही कहीं और किया हो। तयशुदा मनसूबे के तहत मुख्तलिफ अखबारात और रसायल में नित नए दोस्त बनाने का इश्तिहार दिया जाता है। इश्तिहार पर दिए गए नंबर पर कॉल करने से सुमेरा और नवीद परवेज जैसे लोग मिलते हैं। वो उन्हें इकबाल खान जैसे बंदों के मखसूस होटल या जूस कार्नर पर ले जाते हैं। ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद लामुतनाही दुनिया होती है जिसमें ऐश व इशरत के तमाम लवाजमात मौजूद होते हैं। लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से तन्हाई में मिलने का पूरा मौका फराहम किया जाता है। इन लवाजमात में एड्स और हेपेटाइटिस सी के तोहफे भी रचे बसे होते हैं। जब एड्स का तोक गले में पहने वो मुआशरे के लिए काबिले नफरत बन जाते हैं और ज़िंदगी से दूर मौत के करीब बढ़ने लगते हैं, तब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अच्छे इलाज का लालच दिया जाता है। बेहिस मुआशरे से इंतकाम लेने की तरगीब दी जाती है। इस तरह नौजवान लड़के और लड़कियां इस ग्रुप में शामिल होकर एड्स के फैलाव में मुआवन बन जाते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस सी को फैलाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में इन अमराज की आलूदा सरिंजें गैर महसूस तरीके से पहुँचाई जा रही हैं। यूँ ये अमराज पाकिस्तानी अवाम में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे पसे पर्दा लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इन अमराज की अद्वियात और मिनरल वाटर की तजारत भी यही लोग करते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को बेहरारवी का शिकार बनाकर इन्हें कमज़ोर, काहिल और फिक्री बदहाली की तरफ धकेला जाता है। जिन लड़कियों को एड्स का मर्ज लाहिक हो जाता है इन्हें ईवान बाला तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस सारे सेटअप में नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत से लोग मुलव्विस हैं जिन्हें गैर मुल्की हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख मुनीर के इंकशाफात की तस्दीक इसलिए भी हो गई थी कि जो सरिंजें शानी अस्पताल से चुरा के लाया था इनमें से एक सील शुदा सरिंज भी हेपेटाइटिस सी के वायरस से आलूदा थी। सर्जी ने एक जामे रिपोर्ट बनाकर जिम्मेदार आला अफसर को रवाना कर दी थी। बाकी का काम वो खुद लोग करेंगे। सर्जी का काम इंटरनेशनल ग्रुप का कला कमा करना था क्योंकि शेख मुनीर के 2 गैर मुल्कियों से राब्ते थे। शानी का ख्याल था जो हुलिये शेख मुनीर ने बताए हैं वो निसारपुर की पहाड़ियों पर इसके पीछे भागने वाले मर्दों औरत के हैं। शेख मुनीर ने यह भी बताया कि ये लोग बलूचिस्तान और पंजाब में बेक वक्त मुतहर्रिक हैं। शानी को हैदर अब्बास और आरिफ शकील के लिए बलूचिस्तान जाना था। सर्जी से मशवरा करने के बाद यह फैसला किया गया कि पहले गैर मुल्कियों से निपटा जाए, फिर हैदर अब्बास और शकील को देखा जाएगा। अब्दुल्ला और तलहा पहले से बलूचिस्तान में मौजूद थे। पंजाब से शानी, बुरूज, कासिम, शमस और सदाकत अलहदा बलूचिस्तान पहुंचे थे। शानी सीधा घर चला गया था। ऑपरेशन की तैयारी में मज़ीद 2 दिन लग जाने थे। ये 2 दिन वो मम्मी और मुनज़्ज़ा के साथ गुजारना चाहता था। वो रात भर निसारपुर के हालात पर गुफ्तगू करते रहे। निसारपुर में लोग अब भी पुरस्कार पहाड़ियों का रुख करने से कतराते थे, बावजूद इसके कि अब वहाँ कोई पुरस्कार मौत वाक़ नहीं हुई थी। किन्जा आखिरी लड़की थी जिसकी लाश पहाड़ियों की जड़ में मिली थी। शानी को एक और बात का बहुत अफसोस था। निसारपुर में लोग अब ज़्यादातर एक मशहूर कंपनी का मिनरल वाटर ही पीते थे और पोश घरानों में ये फैशन बन चुका था। लोग हाथों में इसकी बोतल रखना फ़ख्र महसूस करते थे। शानी ने आते ही चंद ऐसी चीज़ें देखी थी जिससे वो अंदर से कट कर रह गया था। अब वो किस किस को बताता फिरता कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस इलाके में यहूदियों की कंपनी की प्रोडक्ट्स को फैलाया गया है। और तो और लोग मिनरल वाटर की देखा देखी इसी कंपनी के खुश्क दूध के साथ चंद मजीद प्रोडक्ट्स भी खरीद कर इस्तेमाल करने लगे थे। मम्मी और मुनज़्ज़ा को वो ये बता रहा था बैरून मुल्क ताकतें किस तरह पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। वो रात गए तक बातें करते रहे थे। बातों के दौरान शानी को बुरूज का ख्याल आया क्योंकि मम्मी और मुनज़्ज़ा से मिलने के लिए बुरूज का इसरार बढ़ गया था। इसलिए इसे अगले रोज़ नाश्ते पर शानी ने तज़किरा छेड़ दिया। मम्मी, हमारे ग्रुप की एक लड़की है बुरूज, वो आप लोगों से मिलना चाहती है। बेगम कलसूम ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए मायनेख़ नज़रों से शानी को देखा और मुस्कुराकर बोली, वो मिलना चाहती है या तुम मिलवाना चाहते हो? मुनज़्ज़ा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वो चहकर बोली, शानी, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, देर में जो है वो बताओ। शानी मुनज़्ज़ा को घूर कर रह गया। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो बोला, भाई वो मेरे साथ काम करती है। दिन रात के 24 घंटों में कई बार हम मिलते हैं, इसलिए एक दूसरे के ख़ानदान वालों से मिलने का शौक़ तो रहता ही है। बेटा शानी, असल बात तुम फिर गोल कर रहे हो। बेगम कलसूम ने इंतहाई खुशगवार मूड में शानी की तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा। शानी ने गिलास लेते मम्मी के चेहरे को देखा और इंतहाई संजीदगी से बोला, मम्मी, पापा और किन्जा की वफात के बाद मैंने आज पहली बार आपके चेहरे पर शगुफ्तगी देखी है। तुम ठीक कहते हो बेटा,
ٹھہرے ہوئے تالاب میں چھوٹے سے چھوٹا کنکر بھی اشتہار کا سبب بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں تو طوفان گزر گئے ہیں، تمہارے پاپا اور کنزا کی ناگہانی اموات کے زخم کیا کم تھے کہ اذان و کامران کا غیروں جیسا برتاؤ بھی دیکھنا پڑا۔ انہیں میں نے جنم دیا تھا بیٹا، لیکن پتہ نہیں ہماری پرورش میں کہاں کوتاہی ہوئی کہ ان کے خون سفید ہو گئے۔ بیگم کلثوم کے چہرے کی شگفتگی یک لخت افسردگی میں بدل چکی تھی۔ ہاں ممی، ہم نے کبھی اذان و کامران بھائی کے بارے میں ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ جس دن شانیہ میں اذان بھائی کے پاس لے کر گئے تھے، اس دن سے آج تک انہوں نے ہماری کوئی خبر گیری نہیں کی۔ اذان بھائی ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے چند دن نہ دے سکے اور ہم غیروں کے گھر بنا کسی تکلیف کے کئی ماہ گزار آئے ہیں۔ منزہ کے لہجے میں بھی اداسی در آئی تھی۔ شانی کو افسوس ہو رہا تھا کہ پاپا اور کنزا کا ذکر چھیڑ کر اس نے زخم ہرے کر دیے تھے اور اچھے بھلے ماحول کو سوگوار کر دیا تھا۔ ارے آپ لوگ تو اداسی ہو گئے، مجھے جواب تو ملا نہیں، بروج کو ملوانے کب لاؤں؟ اس نے حتی المقدور کوشش سے لہجے میں شوخی بھرنے کی کوشش کی تھی۔ بیگم کلثوم نے ٹھنڈی آہ بھر کر اسے دیکھا۔ شانی تم چاہو تو ابھی بلا لو، مجھے تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی بہت حسرت ہے۔ ممی، بروج میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی ہے، اس کا آپ لوگوں سے ملنا روٹین کی بات ہے، آپ تو لمحوں میں بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ بدلتے موضوع کو منزہ نے بھی خاطر خواہ اثر لیتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے شانی، تمہیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، تم بروج کو آج ہی بلاؤ، میں اسے دیکھنے کی پوری اشتیاق ہو گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے ابھی فون کر کے پتہ کرتا ہوں۔ شانی کو موبائل نکالتے دیکھ کر بیگم کلثوم اور منزہ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہیلو بروج، کہاں ہو تم؟ شانی کا رابطہ ہو چکا تھا۔ اپنے گھر گوریا بستی میں ہوں شانی۔ تم گوریا بستی میں ہو؟ شانی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی دانش میں بروج کو آج 2-3 گھنٹے بعد پہنچنا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے سیدھا گھر ہی بلا لے گا، مگر بروج نے کمال حیرت کی پھرتی دکھائی تھی۔ دل پر بہت بوجھ تھا شانی، پچھلے کئی دنوں سے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے سیدھی یہاں چلی آئی۔ کہتے ہیں دل پر بوجھ ہو تو اسے رو کر ہلکا کر دینا چاہیے۔ میں بھی کچے مکان کے دور و دیوار سے لپٹ کر خوب روئی ہوں۔ بروج مجھے لگ رہا ہے تم ابھی رو رہی ہو۔ شانی اجلے گھر میں لٹ کے جالوں نے دل چیر دیا ہے۔ کبھی اس کچے مکان میں بہت رونق ہوا کرتی تھی، آج سارے منو مٹی تلے دب گئے۔ بروج کا لہجہ گلوگیر تھا، بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ سنو بروج، تم پلیز مت رو۔ شانی بے چین ہو گیا تھا، وہ جلدی سے بولا، ممی اور منازہ تم سے آج ہی ملنا چاہتی ہیں، تم وہی گوریا بستی میں ہی رکو، میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ نہیں شانی، تم مت آؤ ہمارے پاس، ٹائم کم ہے، تم ممی اور منازہ کے پاس ہی رکو، میں لنچ تک تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی، دوپہر کا کھانا اکٹھے ہی کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بروج، مگر پلیز تم اداس مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا۔ شانی کے بے تاب لہجے اور چہرے کے اتار چڑھاؤ نے بیگم کلثوم و منازہ پر سب کچھ عیا کر دیا تھا جو اس کے دل میں پنہا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ممی سے بولا، بروج کے ساتھ ایسا کیا ہوا شانی کی اتنی دکھی ہے اور اس کے دکھوں نے تمہارے ہنستے مسکراتے چہرے کو اداسیوں میں ڈھال دیا ہے؟ ممی، بروج واقعی دکھی ہے، موت ایک رات میں اس کا پورا خاندان نگل گئی۔ شانی نے تفصیل بتائی تو بیگم کلثوم اور منازہ بھی بے حد افسردہ ہو گئی تھی۔ شانی، میں بروج کو کنزا کی جگہ دوں گی، کنزا کی جو خوشیاں مجھ پر قرض تھیں وہ ساری میں بروج کو دے دوں گی۔ ہاں شانی، بروج نے ایک خاندان کھویا ہے، مگر یہاں آ کر انشاءاللہ ایک خاندان پالے گی، مجھے میری بہن کنزا مل جائے گی۔ شانی ان کی محبتیں دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا تھا۔ بروج وعدے کے مطابق لنچ کو پہنچ گئی تھی۔ بیگم کلثوم و منزہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اتنا تو انہیں معلوم تھا کہ شانی کی پسند یقیناً خوبصورت ہوگی، مگر بروج تو خوبصورتی کا پیکر تھی، وہ حسن و جمال کا شاہکار تھی، جس کے شاداب چہرے پر نظریں جم کر رہ جاتی تھیں۔ اوپر سے حد درجہ ذہین اور بااخلاق تھی، گفتگو میں سلیقہ تھا، اپنے جذبات و نظریات کا اظہار شائستہ مگر مدلل انداز میں کرتی تھی۔ بروج واقعی متاثر کن لڑکی تھی۔ بروج کو دیکھنے ملنے کے بعد بیگم کلثوم اور منزہ کی بے تابی شانی کی شادی کے لیے بڑھ گئی، مگر مقدر نے کیا لکھا ہوا تھا وہ کب جانتی تھی۔